तो हम लोग ये करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है यूरोपियन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस। ठीक है, बीए का पेपर है हिस्ट्री का, वही कर रहे हैं। ठीक है, नाउ यूरोपियन हिस्ट्री वाली जो सेमेस्टर है। अब यहाँ पे कांग्रेस का राइज़ और फॉल देखना पड़ेगा, द रोल ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज़ देखना है, और कुछ रेवोल्यूशन मूवमेंट्स हुए थे 1820 1830s में और 1848 में भी हुए थे। और ठीक है, राइज ऑफ लिबरलिज्म, नेशनलिज्म एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज अपीवल्स। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर स्ट्रेस किस पे देखेंगे, अभी देखो आगे पढ़ते हैं। पोस्ट नेपोलियनिक यूरोप, एवरीथिंग हैज़ टू स्टार्ट विद आफ्टर यूरोप, आफ्टर नेपोलियन। ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर इंट्रोडक्शन फ्रॉम एयर कि नेपोलियन के बाद यूरोप, यानी कि समवेयर अराउंड 1815 एक फिनोमेनन चल रहा था जिसको हम बोलते हैं कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, विच बेसिकली इन्वॉल्व्स 4 कंट्रीज़, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया एंड इंग्लैंड। ठीक है, ये 4 लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे, दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू रिस्टोर द मोनार्कीज, दैट इज़ द रूल ऑफ किंग्स एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ डिविनिटी। ठीक है, तो दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू रिस्टोर मोनार्कीज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑन द अदर हैंड सप्रेस द लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, जो कि किसकी वजह से आया था, नेपोलियन के एफर्ट्स की वजह से थोड़े समय के लिए आया था। सो बट आया तो था, बट उसका कुछ काउंटर रेसिस्टेंस भी आ गया साथ में। और उस काउंटर रेसिस्टेंस में क्या भावना थी, ये भावना थी दैट वी हैव टू रिस्टोर द मोनार्कीज एंड द किंगशिप रूल। और यही भावना को रियलाइज़ करने के लिए ये 4 जो कंट्रीज़ थे ये अग्रसर थे, और इनके इस इनिशिएटिव्स या ईगरनेस टू रिस्टोर द मोनार्कीज को हम लोग कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप कहते हैं। ठीक है, हाउएवर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स 1815 से लेकर 1848 तक जो चल रहे थे चैलेंज्ड दिस ऑर्डर, दैट इज़ द अटेम्प्ट टू रेस्टोर द मोनार्कीज, लीडिंग टू ट्रीटीज़ बीइंग ओवरटर्न्ड एंड कंजर्वेटिव सॉलिडारिटी एरोडिंग। अब कांग्रेस सिस्टम की बात करते हैं, कैसे कांग्रेस आया था। सो ये एक मेजर इवेंट है, कांग्रेस ऑफ वियना 1815 लेड बाय मैटरनिश, एम्ड टू कर्ब द लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। वही चीज़ है, लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट्स वो लोग थे जो एक तरह से किंगशिप के विरुद्ध थे। ठीक है, तो द कांग्रेस ऑफ वियना 1850 लेड बाय मैटरनिस्ट एम्ड टू कर्ब लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थ्रू अलायंसेस लाइक हॉली अलायंस एंड क्वाड्रुपल अलायंस। ठीक है, तो एक कांग्रेस ऑफ वियना एक बनाई गई थी 1815 में लेड बाय मैटरनिस्ट। उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, टू कर्ब द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स एंड लिबरल मूवमेंट्स यूजिंग इट्स made alliances like Holy Alliance and the Quadruple Alliance. The system endorsed interventionism, यानी कि मतलब suppression और repression using force। तो the system, ये जो Holy Alliance और Quadruple Alliance है, इसका एक मतलब टेक्निक था, that is interventionism, and one such intervention happened in Naples in 1820, but it failed to fully restore the old order, that is the king order, due to lingering revolutionary ideas and popular unrest। ठीक है, देन तो ये तो था कांग्रेस सिस्टम। तो कांग्रेस ने कोशिश की किंगशिप वाले मोनार्की रूल को बनाए रखने की, बट हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि पॉपुलर अनरेस्ट आ गया और रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ आ रहे थे काफ़ी। दूसरा, सीक्रेट सोसाइटी मूवमेंट भी चल रही थी इस समय 1820 से 40s के बीच में, जैसे कि इटली में कार्बोनारी नामक कोई सीक्रेट सोसाइटी थी जो मोनार्की को नहीं लाने देना चाह रही थी। This Carbonari is one of such revolutionary idea which was against the restoration of monarchy in Europe. So such secret societies, they were elitist and conspiratorial, but they did lay the groundwork for broader movements. By the 1840s, opposition became more popular and divided between the moderate liberals and radicals. तो अब ये जैसे कार्बोनारी in Italy है, एक तरह से revolutionary organization ही है, and as well as a secret society. इन्होंने ग्राउंड वर्क बना दिया था लेटर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए, बट बाद में जाते जाते तक जो भी ऑपोजिशन था, ऑपोजिशन अगेंस्ट द मोनार्की, वो 2 टुकड़ों में बढ़ गया था। एक तो तुम्हारा था मॉडरेट लिबरल्स का, देवर ओके विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और एक टुकड़ा था रेडिकल्स जो कि रिपब्लिकनिज्म और इगैलिटेरियनिज्म चाहता था। तो ये सब हो पाया था सीक्रेट सोसाइटी के एफर्ट से। देन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स देख लो, कुछ 1820 से 30s के बीच में जो हुए थे, जैसे स्पेन में फर्डिनांड 7 के खिलाफ हुआ था, इनको मार दिया गया था। ठीक है, लिबरल अपराइजिंग अगेंस्ट फ्रेंच फर्डिनांड 7, लेकिन ये जो अपराइजिंग हुई थी इसको फ्रेंच इंटरवेंशन के द्वारा सप्रेस कर दिया गया। तो ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, स्पेन में। लिबरल अपराइजिंग अगेंस्ट फर्डिनांड 7।
फिर ग्रीक रिवोल्ट की बात करें 1821 से 30 के बीच हुआ था, तो ये सक्सेस हो गया था, मतलब लिबरल और नेशनलिस्ट अपराइजिंग हुई थी अगेंस्ट द ओटोमन रूल डिमांडिंग इंडिपेंडेंस, और इसमें सक्सेस भी मिल गया था। फिर जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था 1830 में फ्रांस में, जिसमें कि बोर्बन के चार्ल्स 10 को ओवरथ्रो कर दिया गया था। तो ये सब लिखना होगा। स्पेन में क्या हुआ, स्पेन में किसका फर्डिनेंड 7 के खिलाफ हुआ था, लिबरल अपराइजिंग। और ग्रीक में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस फ्रॉम ओटोमन रूल मिल गया था, ठीक है। और जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, जुलाई रेवोल्यूशन में चार्ल्स 10 ऑफ बोर्बन को ओवरथ्रो कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थे। उसके बाद नेशनलिस्ट मूवमेंट्स देख लो, जैसे कि ये इटली में मजीनीज यंग इटली, जो रिपब्लिकनिज्म चाहते थे और यूनिफिकेशन चाहते थे, ठीक है, बट लैक्ड मास सपोर्ट। जर्मनी में क्या था कि जर्मनी भी यूनिफिकेशन चाहता था अंडर द एफर्ट्स ऑफ ज़ोल्वरिन, बट मोनार्कीज रेसिस्टेड, ठीक है। और ईस्टर्न यूरोप में जैसे स्लोवैक्स और पोल्स, चेक्स, स्लाविक नेशंस जो होते हैं, चेक और पोल्स, दे रिवाइव्ड कल्चरल आइडेंटिटीज़ बट फेस्ड पेजेंट इंडिफरेंस। तो यहाँ भी कल्चरल आइडेंटिटी का एक तरह से रिवाइव हुआ था, बट बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में हम लोग इटली का यंग इटली बताएंगे बाय मजीनी, जो कि रिपब्लिकनिज्म चाहते थे बट मास सपोर्ट नहीं मिल पाया। जर्मनी में हम लोग बताएंगे कि ज़ोल्वरिन के अंदर यूनिफिकेशन एफर्ट्स हुए थे बट मोनार्कीज रेसिस्टेड। ईस्टर्न यूरोप में स्लोवैक्स, चेक्स एंड पोल्स कल्चरल आइडेंटिटी रिवाइव किए, बट पेजेंट्री काफ़ी अनइंटरेस्टेड थी वहाँ पे। फिर रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 में तगड़ा रिवोल्ट हुआ, मतलब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा हो गया था इस समय, ठीक है। तो इसमें जैसे इटली में सिसिली नेपल्स में हुआ, फ्रांस में लुई फिलिप को मार दिया गया था। द सेकेंड रिपब्लिक वॉज प्रोक्लेम्ड बट वर्कर अपराइजिंग्स वर क्रश्ड, ठीक है। लुई फिलिप को बस इतना याद रखो कि इटली में सिसिली नेपल्स और पिडमॉन्ट में रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट द ऑस्ट्रियन रूल, और फ्रांस में लुई फिलिप को हटा दिया गया, और जर्मनी ऑस्ट्रिया में लिबरल असेंबलीज, या सिंपली जर्मनी में लिबरल असेंबलीज जैसे कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया गया था विच डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। और ये सब किसके विरुद्ध हो रहा था, ये सब मोनार्की किंग्स के विरुद्ध हो रहा था, ठीक है। तो फिर से बता देना, देखो नेशनलिस्ट में तुम ये मजीनीज यंग इटली वाला बताओगे, जर्मनी का ज़ोल्वरिन बताओगे यूनिफिकेशन, और ईस्टर्न यूरोप का कल्चरल आइडेंटिटी रिवाइवल बताओगे। लेकिन रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 में तुम बताओगे इटली में सिसिली नेपल्स और पिडमॉन्ट में हंगरी के खिलाफ रेवोल्यूशंस हुए, और फ्रांस में लुई फिलिप को मार दिया गया था, और जर्मनी में एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया गया था डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक लिबरल असेंबली की ये मांग हुई थी। फिर उसके बाद आफ्टर मैथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स क्या हुआ, कंजर्वेटिव बैकलैश आ गया। रेवोल्यूशंस फेल्ड ड्यू टू कंजर्वेटिव बैकलैश, एग्जाम्पल ऑस्ट्रियन रिकॉन्क्वेस्ट ऑफ इटली, रशियन, ये सब छोड़ो, कंजर्वेटिव बैकलैश आ गया। बाकी पेजेंट सपोर्ट फॉर मोनार्की, पेजेंट या तो अनइंटरेस्टेड रहे या फिर मोनार्कीज को ही सपोर्ट करने लग गए, अनलाइकली, अनएक्सपेक्टेड। और जो हमने बताया था कि एक स्प्लिट हो गया था, जो यहाँ पे हम लोग सीक्रेट सोसाइटीज़ देख रहे थे, कार्बोनारी वगैरह, बाद में 1840s तक जाते जाते उसमें स्प्लिट हो गया था, रेडिकल और मॉडरेट वाला विंग बन गया था अलग अलग, ठीक है। और पेजेंट इंडिफरेंस था, और लिबरल रेडिकल स्प्लिट हो गया था। फ्रैंकफर्ट का जो पार्लियामेंट बनाया गया था वो कोलैप्स हो गया। तो 1849 तक मोनार्कीज रीअसर्टेड कंट्रोल, दो सम रिफॉर्म्स, एग्जाम्पल अबॉलिशन ऑफ सर्फडम इन हंगरी परसिस्टेड। तो 1849-50 तक आते आते मोनार्कीज़ ने फिर से अपना कंट्रोल जमा लिया, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स तो हो गए थे, ठीक है, इन सब के गतिविधियों के अच्छे रिजल्ट के रूप में। एबॉलिशन ऑफ सर्फडम हो गया था, ठीक है, ये हो गया। तो अगर इसको सम अप करो तो द कांग्रेस सिस्टम फेलियर हाईलाइटेड the unstoppable rise of liberalism and nationalism, while 1848 revolutions briefly advanced constitutionalism, ये line important है, revolutions briefly advanced constitutionalism, conservative forces ultimately prevailed, leaving monarchies intact but weakened. अब इसमें Congress system short-lived alliance to support change, nationalism meaning unified Italy and Germany ideologically but lacked mass mobilization. हाँ ठीक है, ज़ोल्वरिन और उधर इटली में कौन था, मजीनी। और 1848 में तुम्हारा कौन था, ये 1848 के रेवोल्यूशन में लिबरल और रेडिकल में डिवाइड हो गया, पेजेंट इंडिफरेंस था और कंजर्वेटिव बैकलैश भी हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये था हमारा
यूरोपियन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस, ठीक है। अब ज़रा इसमें हम लोग मेन जो कीवर्ड्स हैं वो देख लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में कुछ याद रहे। हमने स्टार्ट किया कहाँ, हमारा टॉपिक क्या है सबसे पहले, यूरोपियन। सो आवर टॉपिक इज़ यूरोपियन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ठीक है। एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम पोस्ट नेपोलियनिक एरा, और देन we write about the Congress system, its rise and its fall, the Congress of Vienna, Holy Alliance। और ये कौन सा है, ये क्वाड्रुपल अलायंस, ठीक है। तो क्वाड्रुपल अलायंस, तो ये सब हो गया। उसके बाद द सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी, ठीक है। मॉडरेट लिबरल्स और रेडिकल्स में स्प्लिट हुआ, तो सीक्रेट सोसाइटी का भी इतना इफ़ेक्टिव काम नहीं हो पाया। रेवोल्यूशनरी में स्पेन में सिसिली, नेपल्स और पिडमॉन्ट में, सॉरी गलत बता दिए, वो रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 वाली बात है वो, ठीक है। एक रेवोल्यूशन 1848 में हुआ है और एक ये इधर रेवोल्यूशन हुआ है 1820 से 30, अर्ली वाला पार्ट है। तो अर्ली वाले पार्ट में स्पेन में हुआ था, जहाँ फर्डिनांड 7 के खिलाफ हुआ था। ग्रीक रिवोल्ट हुआ था, इंडिपेंडेंस फ्रॉम ओटोमन रूल, और जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था जिसमें कि बर्बन के चार्ल्स 10 को ओवरथ्रो किया गया था। दीज वर द अर्ली पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन 1820 से 30। जबकि 1848 वाले पार्ट में तुम्हारा सिसिली, नेपल्स, पिडमॉन्ट यूनिफिकेशन करने के लिए रिवोल्ट हुए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रियन रूल। फ्रांस में लुई फिलिप को मार दिया गया। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन, ये बाद वाले में रेवोल्यूशंस में हुआ था। और बीच में कहीं ये नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी हुई थी, जैसे कि मजीनी का यंग इटली क्या चाहता था, रिपब्लिकनिज्म और यूनिफिकेशन चाहता था। जर्मनी अंडर जोल्वरिन वांटेड यूनिफिकेशन। ईस्टर्न यूरोप यानी कि स्लाविक नेशन, चेक्स एंड पोल्स, वो लोग कल्चरल आइडेंटिटी रिवाइवल चाहते थे, बट पेजेंट्री इंडिफरेंस था वहाँ पे। कुल मिला के कंजर्वेटिव बैकलैश हुआ। इन द आफ्टरमैथ ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स पेजेंट इंडिफरेंस रहा, लिबरल रेडिकल स्प्लिट हो गया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कोलैप्स हो गया, एंड एज अ रिजल्ट 1849 तक मोनार्कीज रीअसर्टेड कंट्रोल। लेकिन कुछ रिफॉर्म्स कर ले गए, जैसे अबॉलिशन ऑफ सर्वडम हुआ, ठीक है। तो ये हमारा था यूरोपियन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन वाला पार्ट, ठीक। ये कैसे इसको बंद कर देते हैं, ओके। तो अब यहाँ ये यूनिट 7 है, ठीक है, न्यू पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये एग्जैक्टली तब आती है जब यूरोपियन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद, ठीक। इसमें हमको केवल 2 चीज़ पढ़नी है, और एक है बोनापार्टिज्म और एक है बिस्मार्किज्म। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस है कह लो, या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तरीके हैं बेसिकली कैसे अपनी पॉलिटी को एक्सरसाइज करना है। तो देखते हैं क्या है। This unit highlights how these systems legitimized authority through mass politics despite their autocratic course. मतलब how they are trying to give a color of democratic flair despite being in its very core quite autocratic, ठीक है। तो post 1848 Europe shifted from absolute monarchies to diverse systems like constitutional democracies. हमने देखा था काफ़ी रेवोल्यूशन वगैरह हुए थे, तो कुल मिला के हुआ उसका परिणाम क्या हुआ। जगह मोनार्कीज़ आ गई, रीअसर्ट कंट्रोल कर ली, और कुछ जगह आ तो गई, मतलब कुछ रिफॉर्म्स के साथ आई। तो अगर कोई मोनार्की कुछ रिफॉर्म्स और पब्लिक वेलफेयर के लिए एटलीस्ट थोड़े बहुत रिफॉर्म्स करके रूल कर रही है, तो वी कॉल इट नॉट अ मोनार्की, रादर ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और वी कैन से अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ठीक है। सो जैसे कि ब्रिटेन में हो गया था, एंड प्लेबिसिटरी अथॉरिटेरियनिज्म जो कि फ्रांस और जर्मनी में चल रहा था। ये दोनों शब्द जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी विच इज़ सिनोनिमस एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एंड ऑन द अदर हैंड प्लेबिसिटरी अथॉरिटेरियनिज्म, दीज आर एक्चुअली स्ट्रैटेजीज, ठीक है, वेयर यू आर ट्राइंग टू शो द पब्लिक एट लार्ज दैट यू हैव सम एलिमेंट ऑफ democratic principle in the form of elections maybe, or suffrage, or plebiscite activities, but at its very core they are trying to hide the autocratic mindset. So ये post 1848 में हमको ये दोनों देखने को मिला था। Liberal and nationalist movements forced rulers to accommodate mass politics, प्लस ये जो डिवाइड हो चुका था nationalist और liberals में, liberal and nationalist movements forced rulers to accommodate mass politics, हाँ, जो कि चल रहा था 1820 से 30-40 के आसपास। तो उन्होंने जितने भी रेवोल्यूशन और सब अपना रेसिस्टेंस शो किया था, कुछ तो फ़ायदा ये हुआ कि रूलर्स जो थे मोनार्क्स, दे नाउ हैड टू एकोमोडेट मास पॉलिटिक्स, मतलब लोगों के बारे में सोच के कुछ पॉलिटिक्स एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये एटलीस्ट इतना डेवलपमेंट फ़ायदा हो गया। ब्लेंडिंग डेमोक्रेसी विद सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल।
नाउ अब हमको देखना है, हाँ, तो ब्लेंडिंग डेमोक्रेसी विद सेंट्रलाइज कंट्रोल। कुछ एग्जांपल तो जैसे ब्रिटेन में 1832 रिफॉर्म एक्ट आया था जो कि बेसिकली ग्रेजुअल रिफॉर्म्स लेके आया और कुछ इंटेंसिटी तक डेमोक्रेटाइजेशन किया बाय गिविंग सफराज, लेकिन एरिस्टोक्रेसी स्टिल रिटेन्ड पावर। देन फ्रांस में कभी ऑसिलेशन हो रहा था बिटवीन कभी रिपब्लिकनिज्म कभी अथॉरिटेरियनिज्म। फिर जर्मनी में बिस्मार्क तो बिल्कुल ही कंबाइंड यूनिवर्सल सफराज विद अथॉरिटेरियन रूल, साइडलाइनिंग लिबरल्स टू प्रिजर्व अरिस्टोक्रेटिक डोमिनेंस। यहाँ भी वैसे ही हुआ जैसे कि ब्रिटेन में हुआ था, कुछ हद तक सफराज दे दिया और जबकि अरिस्टोक्रेसी और अथॉरिटेरियन रूल बरकरार रखा। रशिया में तो डेमोक्रेटाइजेशन टोटली रेसिस्ट ही कर दिया, ऑटोक्रेसी फुल फ्लेजेड रूप में चलती रही 1905 तक, ठीक है। तो ये कुछ डेमोक्रेसी की आड़ में अथॉरिटी को या ऑटोक्रेसी को लेजिटिमाइज़ करने के टैक्टिक्स दिखाए हमें पड़े ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में। और ठीक है, अब देखते हैं बोनापार्टिज्म क्या है। सो बोनापार्ट, देखो, नेपोलियंस थ्री की राइज कब हुई? ये हुई थी 1848 के आफ्टर मैथ केओस में, जब नेशनलिस्ट और लिबरल अपने रेवोल्यूशन और रेसिस्टेंस प्रोटेस्ट वगैरह भी शो कर रहे थे। हालांकि जीत नहीं पाए, मोनार्कीज कुछ रीअसर्ट कर ली कंट्रोल, बट विथ सम रिफॉर्म्स। तो उसी केओस में ये आए थे इन द आफ्टर मैथ ऑफ 1848 और ख़ुद को बताते थे कि ये न्यूट्रल हैं और ये ऐसे लीडर हैं जो कि फैक्शंस से ऊपर हैं। इन्होंने रूरल सपोर्ट काफ़ी प्राप्त कर लिया, समर्थन वाया प्लेबिसाइड्स। बाद में खुद 1851 में एक कू करवा दिया, ठीक है, और एक सेकंड एम्पायर बनवा दिया, सेकंड रिपब्लिक बोलते हैं उसको फेमसली। तो ये तो उन्होंने कैसे वो आए ये हमको देखने को मिला 48 से 52। फिर अब देखते हैं इसमें फीचर्स ऑफ बोनापार्टिज्म क्या है। पॉपुलिस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, बेसिकली सेंट्रलाइज्ड पावर होती है अंडर द एम्परर बट रिटेन्ड द डेमोक्रेटिक वीनियर, यानी कि एक कलर, बाय गिविंग कंट्रोल्ड इलेक्शंस। बट यू हैव टू ले द स्ट्रेस अपॉन द वर्ड कंट्रोल ओवर हेयर। कंट्रोल्ड मतलब सब कुछ मैनिपुलेट किया जा सकता है, दैट उस संदर्भ में इलेक्शंस करवा रहे हैं। सप्रेस्ड डिसेंट, स्टिल अभी भी डिसेंट को सप्रेस कर दिया जा रहा है। तो पॉपुलिस्ट तो है बट अथॉरिटेरियन भी है। सेंट्रलाइज्ड पावर है बट रिटेन डेमोक्रेटिक वीनियर। इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन नो डाउट किया, बूस्टेड इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टू गेन बट जॉय सपोर्ट, बट वो भी एक पॉपुलिस्ट मोटिव से किया। लिबरलाइजेशन किया 1860 में, अलाउड लिमिटेड पार्लियामेंट्री डिबेट, वो भी इसलिए किया ताकि ऑपोजिशन को यानी कि लिबरल्स को काउंटर किया जा सके, ठीक है। तो ये सब हथकंडे अपनाए बोनापार्ट, या फीचर्स कह सकते हैं बोनापार्टिज्म, लेकिन ये चल नहीं पाया। ये चल इसलिए नहीं पाया, देखो, एक तो नेपोलियन ने एक कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड सिस्टम लगाया था टैरिफ और ट्रेड वगैरह का, ट्रेड टैरिफ्स से रिलेटेड, तो उससे उनकी खुद की इकॉनमी ध्वस्त हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़, कभी कभी डिसेंट होता था उसको फिर भी रिप्रेस कर देते थे, और फॉरेन पॉलिसी वही है ट्रेड टैरिफ वाली, ठीक है। और एक कुछ बातें हम यहाँ और बताना चाहेंगे कि वाई बोनापार्टिज्म एज अ स्ट्रैटेजी फेल्ड। तो एक सेकंड हम बता रहे हैं। सो पहले ये जान लो कि बोनापार्टिज्म जो है is characterized by a strong charismatic executive authority typically justified through populist support and revolutionary rhetoric. It often arises in the context of political instability, offering a centralized power to maintain order and promote national unity. Bonapartism emphasizes a blend of democracy and autocracy, where a leader claims to represent the will of the people while exercising significant control over the political and military affairs. This concept became particularly prominent during the Napoleon Bonaparte's rules, where he sought to establish a French empire that combined revolutionary principles with imperial authority. ठीक है, तो ये बोनापार्टिज्म है, ठीक है। और जानना चाहते हो अगर बोनापार्टिज्म के बारे में तो ये सुन लो। बोनापार्टिज्म इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रुको एक सेकंड। So Bonapartism is a political ideology that draws its name from Napoleon Bonaparte, the French military leader and emperor. It generally refers to a form of governance characterized by a strong centralized authority and the personal rule of a leader, often arising in the context of political instability or social crisis. The term has evolved to describe various regimes that emulate aspects of Napoleon's rule. ठीक है, तो ये पैराग्राफ देखो अभी लिख जाएगा।
Then fundamentally Bonapartism represents a compromise between different social classes. It seeks to stabilize the state by appealing to both the ruling elite and the masses. This approach often includes populist elements where the leader positions themselves as a champion of the people while simultaneously upholding the existing social order. Bonapartist leaders frequently justify their authority through charisma and military prowess, claiming to transcend traditional class divisions for national unity. ठीक है, ये भी देख लो, पढ़ लेना, लिख जाएगा. Historically, Bonapartism emerged in France during the 19th century, notably after the fall of Bourbon monarchy and the establishment. ठीक है, बोर्बन के गिरने के बाद आया तो मेन एसेंस तुम्हें पता चल गया है कि क्यों आया था ये और कब आया था, किस कॉन्टेक्स्ट में आया था और क्या इसके ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स हैं. तो दैट वाज बोनापार्टिज्म. अब उसी से मिलता जुलता एक है बिस्मार्किज्म. ठीक है, अब बिस्मार्किज्म भी अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी है. ये बिस्मार्क ने आते ही समय क्या किया, राइक्सटैग बना दिया, पार्लियामेंट विद यूनिवर्सल सफराज बट नो रियल पावर. इन्होंने डिवाइड एंड रूल टैक्टिक अपनाई. कैसे? इन्होंने लड़वा दिया दो लोगों को. एक तो किसको इन्होंने लड़वा दिया रूरल कंजर्वेटिव्स को अर्बन एलिट्स के साथ. और एक्सपेंशनिज्म की बात करें तो ये इम्पीरियलिज्म लड़ाई झगड़ा कर लेते थे फॉरेन पावर्स के साथ टू डाइवर्ट द डोमेस्टिक डिसकॉन्टेंट एंड यूनिफाई द कंजर्वेटिव एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स जब ये चाहते थे. और जब चाहते थे तो रूरल कंजर्वेटिव्स और अर्बन एलिट्स को आपस में लड़वा देते थे. तो ये इस प्रकार से आए थे. उसके बाद इनके समय में लिबरलिज्म वीक ही रहा. बिस्मार्क सिस्टम entrenched authoritarianism hindering democratic development and हाँ, इसमें अल्ट्रा नेशनलिज्म का भी एक प्रमोशन हुआ था in the form of anti-Semitism that is against the Jews and social Darwinism. तो ये भी लिख सकते हैं. अब ये कैसे डिफरेंट है बोनापार्टिज्म से? बिस्मार्किज्म relied on elite manipulation and nationalism. ठीक है, जो एलिट वर्ग था उसको मैनिपुलेट कर दो रूरल कंजर्वेटिव्स के खिलाफ. यही तो लिखा है यहाँ पे, रूरल कंजर्वेटिव्स अगेंस्ट अर्बन एलिट्स. तो एलिट मैनिपुलेशन कर दिया इन्होंने बिस्मार्क्स ने. एज वेल एज नेशनलिज्म ये क्या है, अल्ट्रा नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया इन द फॉर्म ऑफ सोशल डार्विनिज्म एंड एंटी सेमिटिज्म. जबकि बोनापार्टिज्म पर्सनल कैरिस्मा एंड प्लेबिसाइट्स पॉपुलिस्ट सपोर्ट की आड़ में करता था. ठीक है, और बिस्मार्किज्म तो थोड़ा बहुत मतलब स्टेट क्राफ्ट, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस वगैरह, फॉरेन अलायंसेस, इस पे ज़्यादा निर्भर करता था. तो अगर हम लोग थोड़ा और इसको देखें डेप्थ में बिस्मार्किज्म, तो बिस्मार्किज्म हाँ देखो, अब बिस्मार्किज्म was the Prussian statesman who unified Germany. Bismarck was a Prussian statesman who unified Germany through pragmatic diplomacy and realpolitik, emphasizing power and national interests over ideology. तो वो हमेशा पावर और नेशनल इंटरेस्ट्स को आइडियोलॉजी के ऊपर रखते थे. डिप्लोमेटिक अलायंसेस बनाते थे, जैसे ट्रिपल अलायंस बनाए थे. फिर वॉर्स फॉर यूनिफिकेशन, बाहर के लोगों से लड़ते थे. ही इनिशिएटेड वॉर्स विद डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस टू गैल्वनाइज जर्मन सेंटिमेंट एंड यूनाइट वेरियस स्टेट्स अंडर प्रूशियन लीडरशिप. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की आड़ में काम करते थे. वर्क विद कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मेंटेनिंग द मोनार्की वाइल एक्सपैंडिंग स्टेट पावर एंड फॉस्टरिंग a sense of German nationalism. तो Bismarck approach was focused on strategic diplomacy and unification through alliances and wars, emphasizing state interests and constitutional governance. In contrast, Bonapartism relied on authoritarianism, military expansion and charismatic populism, prioritizing individual leadership and territorial dominance. ठीक है, तो ये हो गया elite manipulation and ultra nationalism. और जबकि Bonapartism relied on personal charisma and plebiscite and populist support, although as a guise. ठीक है, ये हो गया. अब लेट्स सम अप. तो देखो ब्रिटेन में क्या हुआ, ग्रेजुअल डेमोक्रेटाइजेशन हुआ वाया पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स. ये था ना 1832 का एक एक्ट आया था, कहाँ गया, 1832 रिफॉर्म एक्ट आया था. ठीक है, फ्रांस में क्या हुआ, साइकिल बिटवीन रेवोल्यूशन एंड अथॉरिटेरियनिज्म जैसे बोनापार्टिज्म है. जर्मनी में बिस्मार्क हाइब्रिड सिस्टम मास्क्ड ऑब्सोल्यूटिज्म विद डेमोक्रेटिक ट्रैपिंग्स. ये अच्छी लाइन है. फ्रांस तो ऑसिलेट करता रहा, रेवोल्यूशन कभी रिपब्लिकनिज्म कभी अथॉरिटेरियनिज्म के बीच. कॉमन थीम है, यूरोपियन रूलर्स यूज्ड मास पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, नेशनलिज्म टू लेजिटिमाइज अथॉरिटी, ऑफन अंडरमाइनिंग जेन्युइन डेमोक्रेसी. ठीक है, अब रियल पॉलिटिक ये बिस्मार्क की प्रैग्मेटिक पावर पॉलिटिक्स की स्ट्रेटजी का नाम था, जबकि प्लेबिसाइट वाज अ टूल अडॉप्टेड बाय नेपोलियन III. तो ये थोड़ा बहुत आइडिया लग गया हमको बोनापार्टिज्म और बिस्मार्किज्म के बारे में.
इसके बाद है यूनिट 8 इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, अगले में देखते हैं। तो यूनिट 7 हमारा हो चुका है। यूनिट 7 वाज ऑल अबाउट सिस्टम्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स बेसिकली था, बोनापार्टिज्म और बिस्मार्किज्म, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और वाई दे फेल्ड। ठीक है, अब उसके बाद है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। देखो ये यूनिट पढ़ने के बाद हमको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के बारे में कुछ पता चलेगा, हाउ डिफरेंट थियोरिस्ट्स इंटरप्रेटेड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म and also the critiques of these interpretations to better understand capitalism nature. Industrial capitalism transferred the pre-capitalist production systems, reshaping society and economy. Early attempts to analyze this shift were often partial or flawed, and its full implications are still debated today. The Industrial Revolution and Industrial Capitalism, इसके अंतर्गत देखो पहले एक शब्द पकड़ो रिवोल्यूशन और एक शब्द पकड़ो कैपिटलिज्म, दोनों में क्या अंदर के पॉइंट्स हैं। रेवोल्यूशन आया टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट से, जैसे कि स्टीम इंजन, स्टीम पावर, मैकेनाइजेशन, फैक्ट्री सिस्टम्स एंड डिक्लाइन ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, राइज ऑफ मार्केट इकोनॉमीज़, इन सब से वजह से रेवोल्यूशन आया। जबकि कैपिटलिज्म कब आया? कैपिटल इन्वेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेबर सबऑर्डिनेटेड टू कैपिटल, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेडिंग फाइनेंस कैपिटलिज्म। ये जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, बिकॉज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में एक इनहेरेंट लेटेंट हायरार्की है जिसमें कि लेबर एक सबऑर्डिनेट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है कंपेयर टू कैपिटल, और ये हायरार्किकल डिस्टिंक्शन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है हमें फाइनेंशियल कैपिटलिज्म में। तो दिस इज़ हाउ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इज़ डिफरेंट दैन फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। और बाकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों आया? क्योंकि मार्केट इकोनॉमी डेवलप हुई, सबसिस्टेंस फार्मिंग ख़त्म हो गया, स्टीम टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस आए, जैसे स्टीम इंजन आया, मैकेनाइजेशन आया, फैक्ट्री सिस्टम आया, मास स्केल प्रोडक्शन आया। अब ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस और लेट इंडस्ट्रियलाइजर्स जैसे रशिया और हंगरी थोड़ा लेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किए थे, और कॉलोनियल मार्केट्स के भी कैसे फिर मतलब ब्रिटेन से स्टार्ट होते होते कॉलोनियल मार्केट्स में पहुंच गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था अर्ली 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था ब्रिटेन में, तो खाना चाहिए, तो एग्रीकल्चरल एडवांस हुआ। ठीक है, एग्रीकल्चर एडवांस हुआ, उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आया आयरन इंडस्ट्री, फैक्ट्री सिस्टम। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद पॉपुलेशन ग्रोथ, डिमांड फॉर एग्रीकल्चर, एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर, जिससे कि फिर फूड ग्रेन्स जब अधिक हो गए तो फिर उसके बेसिस पे इन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज़ वगैरह, आयरन इंडस्ट्रीज़ वगैरह स्थापित कर दी, फिर फैक्ट्रीज सिस्टम्स आ गया। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप ट्रांजिशन हुआ था ब्रिटेन में। फिर फ्रांस और जर्मनी में फर्दर इसको जो चीज़ ब्रिटेन में हो गई थी, ये फैक्ट्री सिस्टम्स और आयरन इंडस्ट्री वगैरह जो कि बनाई गई थी ऑन द बेड रॉक ऑफ एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट, वो फिर दूसरे जगहों पे सच एस फ्रांस और जर्मनी पहुंच गया थ्रू द रेल रोड्स। सो रेल रोड्स स्पर्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन सच एस हंगरी और रशिया फंडेड बाय फॉरेन कैपिटल, और फिर कॉलोनियल मार्केट्स में पहुंच गया, became vital for industrial nations by the late 19th century। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म क्या है? हमने एक चीज़ बताई थी कि इसमें कैसे लेबर कैरीज अ सबऑर्डिनेट पोजीशन कंपेयर टू कैपिटल इन द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म स्ट्रक्चर। और क्या इसमें एस्पेक्ट्स हैं जैसे रैशनलाइजेशन, प्रोडक्शन ड्रिवन बाय कैलकुलेशन। तो रैशनलाइजेशन इसकी एक खूबी है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन इज़ ड्रिवन बाय कैलकुलेशन, कॉस्ट्स एज वेल एज एफिशिएंसीज। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में बनता है, मास प्रोडक्शन, रिड्यूस्ड पर यूनिट कॉस्ट्स, तो उससे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है। मार्केट इंटीग्रेशन इसका एक मतलब फाइनल मतलब रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन लोकल नेचुरल कंडीशंस। मार्केट को इंटीग्रेट कर लेते हैं, चाहे डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो। तो अगर नेचुरल कंडीशंस तुम्हारे फेवर में नहीं है, कुछ रॉ मटेरियल वहाँ नहीं आ रहा है, तो बाहर से मंगा सकते हो, बाहर के मार्केट से। और साथ ही साथ फिर बाहर का माल मंगा के तुम फिनिश्ड प्रोडक्ट अपने आप बना के फिर बाहर के मार्केट में बेच भी सकते हो। तो मार्केट इंटीग्रेशन इज़ अनदर एस्पेक्ट। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है इससे, हालांकि ये नेगेटिव सेंस में है, डिफॉरेस्टेशन, स्पीशीज़ डिप्लेशन, जैसे कि यूएस का जो बाइसन है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ख़त्म हुआ। फिर ट्रेड साइकिल्स भी होता है, बूम बस्ट साइकिल विच इज़ क्लोजली कोरिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन पैटर्न्स। नाउ ठीक है, ये छोड़ो। दैन अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। देखो अर्ली राइटर्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ का नाम याद रखो, डेविड रिकार्डो का नाम, और थॉमस माल्थस,
इन तीनों ने क्या क्या बोला था। एडम स्मिथ ने अर्ली मर्केंटलिस्टिक या फिजियोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ किया और लाइसेंस फेयर यानी कि फ्री मार्केट एंड लेबर बेस्ड वैल्यू थ्योरी को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो अर्ली मर्केंटलिस्टिक एंड फिजियोक्रेसी को डिस्कार्ड किया और लाइसेंस फेयर को अडॉप्ट किया। डेविड रिकार्डो ने रेंट ड्रिवन इकोनॉमिक क्राइसिस का खतरा बताया कि केवल जो मतलब इनका वही है, मतलब फ्यूडल समय के जो रेंट ड्रिवन इकोनॉमिक क्राइसिस, उस रेंट ड्रिवन इकोनॉमी थी फ्यूडलिज्म में, उसको खिलाफ ये बोल रहे थे कि वैसे चल नहीं पाएगा। थॉमस माल्थस लिंक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ टू रिसोर्स स्कैरसिटी। और फिर सोशलिस्ट क्रिटिक्स जैसे कि सिस्मोंडी कौन थे ये, ही हाईलाइटेड इनइक्वालिटी एडवोकेटेड स्टेट इंटरवेंशन, मतलब और प्रोडॉन ने क्या बोला था, प्रपोज्ड म्यूचुअलिज्म। और मार्क्स ने बोला प्रेडिक्टेड कैपिटलिज्म कोलैप्स ड्यू टू इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस। ठीक है, तो इसके बारे में हमको थोड़ा सा और डिटेल में देखना पड़ेगा। नोट्स आर नॉट वेरी मच सफिशिएंट, तो हम यहाँ पूछ लेते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। एक तो ये कि डेविड रिकार्डोज रेंट ड्रिवन इकोनॉमिक क्राइसिस, इसको एक्सप्लेन करो ना। वार्न्ड ऑफ, ठीक है, व्हाट वाज डेविड रिकार्डोज वार्निंग ऑफ रेंट ड्रिवन इकोनॉमिक क्राइसिस, तो ये देख लेते हैं। सो डेविड रिकार्डो इन हिज लॉ ऑफ रेंट 1817 warned that rising land rents could trigger economic stagnation by diverting wealth away from productive investment. अच्छा, ठीक है। Fixed land supply, देखो, as population grows, proper quality land is cultivated, increasing rents on fertile land. अच्छा, तो landlords capture a larger share of national income as rents rise, squeezing industrial profits, the engine of growth. और तीसरा है stagnation, with profits declining, capitalists invest less, slowing innovation and wages, leading to a stationary state where growth halts. तो ये बहुत अच्छा है, मतलब द लॉ ऑफ रेंट 1817, डेविड रिकार्डो ने इस पे 3 पॉइंट निकाले थे। ये एक तरह से मैकेनिज्म है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या होता है कि फिक्स्ड लैंड सप्लाई होती है पृथ्वी पे, अनलिमिटेड तो है नहीं। तो अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो है लैंड की कमी हो जाएगी, तो फर्टाइल लैंड धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि अन्य चीज़ों के लिए लैंड चाहिए होगा, घर बनाने के लिए वगैरह वगैरह। तो फिर लैंड जो रह जाएगा वो पुअर क्वालिटी का रह जाएगा, उस पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देंगे, और उससे जो है जो फर्टाइल लैंड है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और उस पर कल्टीवेशन करना के लिए रेंट पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह रेंट भी महंगा हो जाएगा। तो ठीक है, देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, फिक्स्ड लैंड सप्लाई है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डाइवर्जन ऑफ लैंड यूज़ होगा फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उससे क्या होएगा, एग्रीकल्चर का जो क्वालिटी लैंड है वो तो कहीं किसी और ही चीज़ में इस्तेमाल हो गया, तो बचा क्या, पुअर क्वालिटी लैंड। उस पर जब फार्मिंग करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह का जो रेंट देना पड़ता है वो ज़्यादा लगेगा, और पुअर क्वालिटी लैंड का दाम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, फर्टाइल लैंड का और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, लैंडलॉर्ड्स कैप्चर अ लार्जर शेयर ऑफ नेशनल इनकम एज रेंट्स राइज। तो जब फर्टाइल ज़मीन की इतनी किल्लत हो जाएगी कि उस पर उसको किसी को बटाई पे देने का जो किराया है वो बहुत महंगा हो गया, यानी कि रेंट बहुत महंगा हो गया, या फिर कोई खरीदना भी चाह रहा है वो फार्मिंग करने के लिए, तो उसकी फर्टाइल लैंड इतना महंगा हो गया कि उससे जो खरीद नहीं सकता, लेबरर्स को रेंट पे देगा तो बहुत महंगा रेंट दे नहीं पाएंगे लेबरर्स। तो उससे क्या होएगा कि या कोई अगर दे भी देता है तो रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेशनल इनकम का वो हिस्सा जो रेंट में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। रेंट जो होता है वो प्रोडक्टिव इनकम तो होता नहीं है, तो देयर बाय स्क्वीजिंग द इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स। जो पैसा इंडस्ट्री बनाता और कुछ प्रोडक्ट को बना के वो पैसा आता नेशनल इनकम में, वो सिंपली बस रेंट के रूप में आ गया, उससे कुछ प्रोडक्टिव डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। तो द इंजन ऑफ ग्रोथ विल फाइनली स्टैग्नेट, और प्रॉफिट्स इस तरह से चूँकि रेंट के रूप में ही जब चलते चले जाएंगे तो प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो जाएंगे। कैपिटलिस्ट्स विल इन्वेस्ट लेस, स्लोइंग डाउन इनोवेशन एंड वेजेस, लीडिंग टू अ स्टेशनरी स्टेट। यह डेविड रिकार्डो के लॉ ऑफ रेंट है। ठीक है, अब रिकार्डो एडवोकेटेड फ्री ट्रेड, रिपीलिंग द कॉर्न लॉज। Example, repealing the corn laws to lower food prices, reduce the rent burdens, restoring profit incentives. His theory highlighted how rentier dominance could destabilize capitalism, a critique echoed in modern inequality debates. तो
ये काफ़ी अच्छा पॉइंट इन्होंने बोला कि रेंटियर डोमिनेंस अगर होगा तो वहाँ कैपिटलिज्म को सीधा सीधा डायरेक्टली हर्ट होगा। यही चीज़ ये बोल रहे हैं यहाँ पे डेविड रिकार्डो वॉर्न्ड ऑफ रेंट ड्रिवन इकोनॉमिक क्राइसिस। फिर थॉमस माल्थस का हमने बता ही दिया, ठीक है। तो ये कुछ क्रिटिक्स हैं। और सोशलिस्ट क्रिटिक्स, मार्क्स का लिख देना कि प्रेडिक्टेड कैपिटलिज्म के अंदर कुछ इनहेरेंट फ्लॉज हैं जिससे कि कैपिटलिज्म कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। अब और इसमें से सिस्मॉन्डी का भी देख लेते हैं, हाईलाइटेड इनइक्वालिटी, एडवोकेटेड स्टेट इंटरवेंशन, ठीक है। सिस्मॉन्डी सोशलिस्ट क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, ये पूछो ज़रा। सो व्हाट डज AI हैव टू से। सो अब ये देखो, सिस्मॉन्डी was an early critic of industrial capitalism, blending classical economics with proto-socialist ideas. His key critiques include capitalism, overproduction and crisis, exploitation and inequality, critique of laissez-faire, alternative vision क्या था, ठीक है। तो देखो, सिस्मॉन्डी कहता था कि capitalism drive for profit leads to overproduction, causing cyclical crisis as supply outstrips demands, ठीक है। Unlike Ricardo, Sismondi saw these crises as inherent to capitalism, not temporary glitches. फिर सिस्मॉन्डी कहता था कि exploitation and inequality. Industrialization concentrates wealth in the hands of capitalists while workers face falling wages and job insecurity. Sismondi warned of the proletarianization of laborers, reducing them to mere wage slaves. ठीक है. Critique of laissez-faire. Sismondi opposed Adam Smith's invisible hand, arguing unregulated markets worsen inequality and instability, सही बात है। Advocated for state intervention, example labor laws, social security, welfare to protect the workers, factory laws, etc. Alternate vision उन्होंने बताया था कि Sismondi supported small scale production cooperatives, agrarian economies to ensure fair distribution. Influenced later socialist thinkers like Marx, who called him the father of crisis theory. अच्छा, मार्क्स इनको father of crisis theory भी कहते थे। Sismondi's work laid early foundation of humanist critiques of capitalism, emphasizing its social costs over abstract growth, ठीक है। अच्छा था इनका analysis। then अब ये क्या है, reflections on industrial capitalism, Rostow's stages of growth, फिर ये Gerschenkron on backwardness, फिर proto industrialization और Marx and beyond। ये 4 पॉइंट्स आपको देखना है। देखो, Rostow's stages of growth पढ़ लो क्या होता है। अब ये देखो, Walt Rostow proposed a linear model of development outlining 5 phases all economies supposedly follow। तो रोस्टोस का क्या 5 phases होते हैं हर इकोनॉमी के। एक ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर प्री कंडीशंस ऑफ फॉर टेक ऑफ, फिर तीसरे नंबर पे टेक ऑफ, फिर मैच्योरिटी और 5वें पे एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, ठीक है। अब रोस्टोव्स का जो पहला स्टेज है दैट इज़ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये अग्रेरियन बेस्ड होती है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी होती है, सबसिस्टेंस इकोनॉमी होती है, जैसे प्री इंडस्ट्रियल फ्यूडल सोसाइटीज़। प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ के लिए क्या चाहिए, एमर्जेंस ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर चाहिए, जैसे ब्रिटेन 18वीं सेंचुरी में हो चुका था। सोशल पॉलिटिकल चेंजेस टू एनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, ठीक है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एज वेल एज सोशल चेंजेस इन टू एनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब चाहिए। फिर जब टेक ऑफ हो जाता है तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, राइजिंग इन्वेस्टमेंट होता है, एंड की सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, रेल रोड्स, ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ ड्राइव करते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में 1780s में हुआ, US में 1840s में हुआ, चाइना में 1980s में हुआ, ठीक है। चौथी स्टेज में मैच्योरिटी होती है, जैसे डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, अभी तो टेक ऑफ हो गया तीसरे पे, टेक्सटाइल, रेल रोड सबसे ज़्यादा होता है टेक ऑफ। चौथे नंबर पे डाइवर्सिफाई हो जाता है, मतलब मैच्योरिटी में क्या होता है, मैच्योरिटी में डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी होती है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड अर्बनाइजेशन होता है, ग्रोथ बिकम्स सेल्फ सस्टेनिंग, ग्रोथ अपने आप बढ़ने लगती है। एग्जाम्पल US अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड है सेल्फ सस्टेनिंग एंड डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, अर्बनाइजेशन। और 5वां लास्ट होता है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, कंज्यूमर ओरिएंटेड इकोनॉमी, वेलफेयर स्टेट और सर्विस डोमिनेंस, ठीक है। एग्जाम्पल पोस्ट वर्ल्ड वॉर II, वेस्टर्न यूरोप, US, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। क्रिटिसिज्म क्या है, यूरोसेंट्रिक, assumes all societies follow western industrialization, overly rigid, ignores colonialism, global inequality, alternative paths। तो रोस्टाउज मॉडल इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बट इज़ नाउ सीन एज सिंपलिस्टिक, ठीक है, ये छोड़ो। तो रोस्टाउज का हमने देख लिया 5 स्टेज ग्रोथ। फिर गर्शचेन-क्रॉन ऑन बैकवर्डनेस, ये भी देख लेते हैं, कॉपी नहीं होगा। गर्शचेन-क्रॉन ऑन बैकवर्डनेस, इन्होंने क्या बोला था, तो ये ही आर्ग्यूड दैट इकोनॉमिकली बैकवर्ड नेशंस लाइक 19th century जर्मनी और रशिया इंडस्ट्रियलाइज डिफरेंटली दैन अर्ली स्टार्टर्स लाइक ब्रिटेन। अच्छा, तो
रिलेटिव बैकवर्डनेस क्या है कि द मोर डिलेड इंडस्ट्रियलाइजेशन द मोर रेडिकल द लीप रिक्वायर्ड, एक तो ये चाहिए, द मोर रेडिकल द लीप रिक्वायर्ड, एग्जाम्पल स्टेट लेड हैवी इंडस्ट्री, द मोर डिलेड द इंडस्ट्रियलाइजेशन द मोर रेडिकल द लीप रिक्वायर्ड, सो दैट वाज सेट बाय अलेक्जेंडर Gerschenkron. Substitutions, missing preconditions like capital and entrepreneurship are replaced by state intervention, big banks, Germany's investment banks and foreign technology. ठीक है, तो जो preconditions थी वहाँ पे जैसे social change, political change and क्या था preconditions for take off, contract farming, banking infrastructure, ये सब अगर नहीं होगा तो तुम्हें क्या चाहिए सब्सटीट्यूट में, स्टेट इंटरवेंशन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रशियाज़ रेल रोड, मतलब गवर्नमेंट ही बनाएगा रेल वगैरह, और बैंक्स बड़े बड़े चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और फॉरेन टेक्नोलॉजी चाहिए, फॉरेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और लास्ट में ग्रेट स्पर्ट होता है, लेट कमर्स ग्रो फास्टर बट अनइवनली, लेट कमर्स ग्रो फास्टर बट अनइवनली क्रिएटिंग इंडस्ट्रियल ड्यूअलिज्म, मॉडर्न फैक्ट्रीज अलॉन्गसाइड ट्रेडिशनल सेक्टर्स। तो थोड़ा अनइवन होता है यहाँ पे, लेकिन बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन अनइवन होता है, जिसके तहत मॉडर्न फैक्ट्रीज तो बन जाती हैं लेकिन वहीं पे ट्रेडिशनल सेक्टर्स भी कहीं ना कहीं पैचेस में थ्राइव करता है। तो ठीक है, Gerschenkron's फ्रेमवर्क एक्सप्लेन्स व्हाई लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन इजंट अ कॉपी ऑफ ब्रिटेन्स पाथ, तो हाउ इट इज़ डिफरेंट दैन द ब्रिटेन्स, तो ये भी टॉपिक ठीक है, अच्छा था। फिर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री लेड ग्राउंड वर्क फॉर कैपिटलिज्म, और फिर मार्क्स कैपिटलिज्म कमोडिफाइड सोशल रिलेशंस क्रिएटिंग इल्यूजन्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, मार्क्स ने ये बोला था, वेबर ने बोला था, और फौकॉल्ट ने एम्फेसाइज कल्चरल शिफ्ट्स, कैलकुलेशन डिसिप्लिन ओवर प्योर इकोनॉमिक्स। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वैसे यहाँ क्या लिखा था, कॉटेज इंडस्ट्रीज लेड ग्राउंड वर्क फॉर कैपिटलिज्म, अच्छा। सो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन refers to pre-factory phase of economic development in Europe where rural households produce goods for distant markets while still engaging in subsistence farming. तो cottage industry peasants manufacture textiles, nails or pottery at home under the putting out system. Surplus farm family supplemented income with artisanal work, creating part-time labor force. तो not all proto-industrial regions industrialized, transition to factories, laid. तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शंस ऑन इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, अच्छा ठीक है, 3 पॉइंट काफ़ी है। कॉटेज इंडस्ट्री लेड ग्राउंड वर्क फॉर कैपिटलिज्म, ठीक है, और मार्क्स ने मतलब बताया था कि कैसे कैपिटलिज्म कॉमोडिफाइड सोशल रिलेशंस, तो ये कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे लेट्स सम अप, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म रेवोल्यूशनाइज्ड प्रोडक्शन, लेबर एंड सोशल रिलेशंस। Theorists like Smith, Marx, Rostov and Gerschenkron offered competing frameworks. Debates continue on whether capitalism essence is economic, cultural or both. ये अच्छा पॉइंट है, डिबेट्स कंटिन्यू ऑन वेदर कैपिटलिज्म एसेंस इज इकोनॉमिक, कल्चरल और बोथ, ठीक है। अब इसके बाद इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म देखेंगे इंग्लैंड में। ये क्या है, फिजियोक्रेट्स लैंड प्रोडक्टिविटी एज वेल्थ सोर्स। फिजियोक्रेट्स, हु आर फिजियोक्रेट्स, कहीं तो देखे थे हम लोग, मर्केंटलिस्टिक को बोले थे मेरे ख्याल से, ठीक है ओके। तो अब हम यूनिट 9 करने जा रहे हैं। पहले हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के बारे में थोड़ा सा देखा, अब केवल इंग्लैंड, पर्टिकुलरली इंग्लैंड के संदर्भ में हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। राइट, इंग्लैंड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन सेट द टेम्पलेट फॉर ग्लोबल इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो दिस यूनिट कवर्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट गोज फ्रॉम 1740 to 1840, 1740 से 1840, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस। एंड इसके बाद कंसोलिडेशन हुआ था 1840 के बाद, चैलेंजेस फ्रॉम इमर्जिंग इंडस्ट्रियल पावर्स हुआ था 1840 के बाद। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखो, स्कॉलर्स लाइक हीटन एंड ब्रॉडल आर्ग्यू दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस 150+ years and it was not a sudden revolution. तो the word revolution over here is not very appropriate as per Heaton and Brodel. इन्होंने कहा था कि इसके लिए पहले 150 साल से तैयारी चल रही थी, इट वॉज़ नॉट अ सडन रेवोल्यूशन। तो एक तो ये व्यू पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा, रिहेबिलिटेशन में बर्ग एंड हडसन रीअफर्म इंग्लैंड्स एक्सेप्शनल ग्रोथ इन द 18th and 19th centuries driven by unmatched productivity and innovation। समझ ही नहीं आया, बर्ग एंड हडसन reaffirm England's exceptional growth in the 18th and 19th centuries driven by unmatched productivity and innovation. Anyways, so background to industrial capitalism, सबसे पहले होता है agricultural revolution, that is commercial farming, enclosures and output growth. Enclosures क्या होता है, parliamentary acts especially after 1759 consolidated land,
मतलब कई फ्रैगमेंटेड लैंड है तो उसको जोड़ के मर्ज करके एक लार्ज लैंड होल्डिंग बना दो, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड डिस्प्लेसिंग रूरल लेबर टू इंडस्ट्रीज़। तो छोटे वही चीज़ है, छोटे फार्म के ओनर्स क्या ही करेंगे, तो पैदावार ज़्यादा होगी नहीं। इट्स बेटर दैट दे शिफ्ट टू अनदर सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। तो उनको इंडस्ट्रीज़ भेज दिया और उनके छोटे छोटे लैंड को कंसोलिडेट करके रिफॉर्म्स वगैरह ला के कंसोलिडेट कर दिया, तो उससे बड़ी लैंड होल्डिंग से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आने लगी। सो बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स को इंक्लोजर्स कह रहे हैं, द मर्जिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इनटू लार्जर वंस, स्पेशली आफ्टर 1759। देन कमर्शियल फार्मिंग विच वाज मार्केट ओरिएंटेड, रीजनली स्पेशलाइज्ड, जैसे यॉर्कशायर में बार्ले, मतलब एक क्लस्टर्स बन गए, हब्स बन गए, स्पेशलाइज्ड हब्स बन गए। जैसे बार्ली के लिए यॉर्कशायर हो गया, वीट के लिए ईस्ट एंग्लिया हो गया, ठीक है, ईस्ट एंग्लिया। आउटपुट ग्रोथ, कॉर्न प्रोडक्शन रोज बाय 43% between 1700 से 1800, livestock farming expanded post 1830s, corn production increased by 43% between 1700 से 1800। तो एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखें तो फिर कमर्शियल फार्मिंग का पहले वो हुआ था जो कि मार्केट ओरिएंटेड रीजनली स्पेशलाइज्ड थी, जैसे यॉर्कशायर्स बार्ले, ठीक है। एंक्लोजर्स बता चुके हम लोग। फिर आउटपुट ग्रोथ में कॉर्न प्रोडक्शन रोज बाय 43%। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, एग्रीकल्चर ग्रोथ के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। तो 1701 में 5.83 मिलियन थी और 1801 में 9.16 मिलियन हो गई। दैट इज़ ऑलमोस्ट डबल, नॉट एग्जैक्टली डबल बट 100 ईयर्स में 5.8 मिलियन से 9.16 मिलियन हो गई। एंड डेथ रेट ऑल्सो डिक्लाइंड सिंस ओइंग टू बेटर न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन वर्सेस बर्थ रेट राइज। बर्थ रेट राइज तो हो रहा था बट उससे ज़्यादा तेज़ी से डेथ रेट डिक्लाइन हो रही थी, ठीक है। देन कैपिटल सप्लाई आया था काफ़ी, अर्ली फंडिंग फ्रॉम लोकल बैंक्स, मर्चेंट्स एंड टैक्स कलेक्टर्स, इससे काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया, कैपिटल सप्लाई हुआ। कंट्री बैंक्स फैसिलिटेटेड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। तो कंट्री लेवल के बैंक्स एज वेल एज लोकल बैंक्स एंड देन मर्चेंट्स एंड टैक्स कलेक्टर्स सभी लोग ने कैपिटल सप्लाई किया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखो तो सबसे पहले हमने बताया था टेक्सटाइल बनता है, आयरन रेल रोड्स वगैरह बनता है और स्टीम पावर इंजन वगैरह, ठीक है। होल्ड ऑन अ सेकंड। तो टेक्सटाइल के सेक्टर में क्या क्या इनोवेशंस हुए? फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी एंड वाटर फ्रेम, ठीक है। आयरन में कोक स्मेल्टिंग, पडलिंग प्रोसेस, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, देखो यहाँ लिख लो, पडलिंग प्रोसेस एंड कोक स्मेल्टिंग, दीज वर डेवलपमेंट्स इन आयरन इंडस्ट्री, ठीक है। पडलिंग प्रोसेस एंड कोक स्मेल्टिंग। whereas water frame and flying shuttle and spinning jenny, there were inventions and innovations in the textile sector, ठीक है। where water frame, flying shuttle and spinning journey नहीं है, ये jenny है, spinning jenny were the inventions and innovations in the textile sector। and then there was this last one, ये क्या है, steam power में new common engine and Watt's improvements। न्यू कॉमन इंजन भी था एक, न्यू कॉमन इंजन, Watt's improve, ठीक है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हुए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। तो पडलिंग प्रोसेस हो गया, कोक स्मेल्टिंग हो गया, टेक्सटाइल में फ्लाइंग शटल हो गया, वाटर फ्रेम हो गया, स्पिनिंग जेनी हो गया, स्टीम पावर में न्यू कॉमन इंजन हो गया, वॉट्स इम्प्रूवमेंट्स वगैरह हो गए, ये सब इनोवेशन में लिख सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोटेस्टेंट एथिक, क्वेकर्स, एग्जाम्पल बार्कलेस प्रायोरिटाइज थ्रिफ्ट एंड इन्वेस्टमेंट। एंड सोशल मोबिलिटी में वेल्थ फ्रॉम ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग कॉन्फर्ड स्टेटस, ठीक है। तो एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप होने लगी। फिर आउटपुट सर्ज, 1720 में लगभग 25,000 टन प्रोडक्शन होता था आयरन का। फिर 1806 तक आते आते 2,27,000 टन प्रोडक्शन होने लगा। कॉटन एक्सपोर्ट 24,000 यूरो का होता था 1701 में, फिर 5.8 मिलियन यूरोस का होने लगा। यूरो नहीं है, ये पाउंड है, 1800 तक। तो देख रहे हो लगभग 100 साल के आसपास में चीज़ें कैसे ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रही हैं। 25,000 टन से 2 लाख या 2.25 लाख टन प्रोडक्शन 1700 से 1800 के बीच। फिर कॉटन एक्सपोर्ट्स में 24,000 पाउंड से तुम्हारा सीधे 5.8 मिलियन पाउंड प्रोडक्शन 1800 में। तो ये आउटपुट सर्ज देखने को मिला। और मार्केट्स एज वेल एज डिमांड, सो मिडिल क्लास डिमांड फॉर मास प्रोड्यूस्ड गुड्स ओवरसीज़ में भी था, क्योंकि वॉर्स हो रही थी। तो और कॉलोनियल मार्केट्स एज वेल एज वॉर्स विद फ्रांस एंड उसमें भी काफ़ी कंजम्पशन हो रहा था। तो मार्केट्स वर थ्राइविंग, और उसके ऊपर से भी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ लगा रखी थी, जैसे कॉर्न लॉज, नेविगेशन एक्ट्स, दैट फर्दर शील्डेड द इंडस्ट्रीज़, ठीक है। देन रिहेबिलिटेशन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ग्रेजुअलिस्ट क्रिटिक क्या है? स्लो जीडीपी ग्रोथ, नो शार्प डेमोग्राफिक शिफ्ट,
और women child as labor and regional industrial hubs. तो rehabilitating the industrial revolution. Crafts, Wrigley. Okay, I'd like to know the opinions of these thinkers. ठीक है, तो let me see. Gradualist critique of Crafts and Wrigley. Rehabilitating the industrial revolution. The gradualist critique of the industrial revolution, particularly associated with the historians like Wrigley, challenges the traditional narrative of the industrial revolution as a sudden transformative break in the economic history. Instead, gradualists emphasize continuity, slow technological adoption, and the long-term evolution of economic structures. Key aspect of the gradualist critique: the Industrial Revolution was not an abrupt shift but a prolonged process with roots in earlier centuries, such as proto-industrialization and agricultural improvements. सही बात है. Many revolutionary technologies, example the steam engine, took decades to diffuse widely. Then scholars like Nick Crafts argue that growth rates during the Industrial Revolution were slower than once believed. Productivity gains were concentrated in a few sectors like cotton as well as iron, while much of the economy remained traditional. ये point अच्छा है कि productivity gains and profits were concentrated in a few sectors only. Kraft's quantitative approach shows that this is the name of a person who showed some quantitative approach that GDP growth per capita was modest until the mid 19th century. Then एक thesis है Wrigley's energy transition thesis, highlights the shift from an organic economy dependent on plant and animal energy to a mineral-based economy that is coal and steam power. This transition was slow and uneven, with coal's full potential only realized over centuries. Industrialization was constrained by the pre-modern energy limits until fossil fuels broke these barriers. So, energy transition thesis में यही है कि organic economy depended on the plant and animal energy, and later on the economy depended on mineral-based economy. So the economy has much to do with how the energy was harnessed. So the industrialization was constrained by the pre-modern energy limits until fossil fuels broke these barriers. With regional variation and uneven development, industrial change was geographically patchy. Many regions remained agrarian and craft-based well into the 1800s. The revolution was more of a gradual regional specialization. Example, Lancashire for cotton and Midlands for metals. Wrigley's rehabilitation of the Industrial Revolution. While Wrigley acknowledges the gradual nature of change, he also rehabilitates the Industrial Revolution's significance by arguing that the shift to fossil fuels was a fundamental break in human history, enabling sustained economic growth. The escape from Malthusian trap, where population growth outstrips resources, was only possible with coal and steam power. Even if growth was slow initially, the structural transformation laid the groundwork for modern capitalism. The gradualist critique, जिसमें क्राफ्ट्स और रिगली का नाम लिया जाता है, does not deny the Industrial Revolution's importance but reframes it as a long, uneven process rather than a sudden Big Bang. Wrigley, in particular, rehabilitates its significance by stressing the energy transition as the key turning point in economic history. Industrial Revolution को एनर्जी से जोड़ दिया था, एनर्जी ट्रांजिशन से जोड़ दिया था, ठीक है. यही रिगली और क्राफ्ट्स ने कहा था, इसीलिए ये शब्द यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. रिहेबिलिटेशन rehabilitates its significance. The significance of Industrial Revolution gets rehabilitated by stressing on the energy transition. ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखी है, rehabilitating the Industrial Revolution by the gradualist critique like Crafts and Wrigley. और slow GDP growth था और regional था. फिर rebuttal है Berg and Hudson, ये भी पूछ लेते हैं. What was the अच्छा, so Berg and Hudson's rebuttal to gradualist critique, that is Crafts and Wrigley को ये criticize किए थे. Historians like Berg and Hudson were key figures in challenging the gradualist interpretation of the Industrial Revolution, particularly the quantitative, slow growth model proposed by Crafts and the energy-focused narrative of Wrigley. So Wrigley ने energy-focused narrative दिया था, जबकि slow growth model, proto-industrialization वाला model Crafts ने दिया था. So इन दोनों को ही खारिज कर दिया था मैक्स ये बर्ग एंड हडसन ने. इन्होंने बोला था कि पहली बात तो इन दोनों बर्ग एंड हडसन ने डिनाई किया था ये थ्योरी को जो रिगली और क्राफ्ट्स लेके आए थे अबाउट द एनर्जी फोकस नैरेटिव एंड दैट हाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज नॉट अ रेवोल्यूशन रादर अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. और रिबटल में उन्होंने एम्फेसाइज किया था रीजनल डायनामिज्म, social transformations and the qualitative aspects of industrialization that gradualists allegedly downplayed. कैसे? देखो, the qualitative over the quantitative. Berg and Hudson argue that Kraft's GDP-based approach misses crucial social and institutional changes. Factory discipline, urbanization, labor relations, ये सब
मिस कर दिया गया बाय क्राफ्ट्स एंड रिगली, ठीक है। तो ये इतने लैंडमार्क डेवलपमेंट्स थे सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, कि इनको कैसे छोड़ दिया। तो वही चीज़ बर्ग एंड हडसन कहते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा तो लो थी, नो डाउट, बट एट द लेवल ऑफ सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल देयर वर मेनी चेंजेस, लाइक फैक्ट्री डिसिप्लिन आया, अर्बनाइजेशन आया, लेबर रिलेशंस इंप्रूव हुए। इवन इफ ग्रोथ was slow in aggregate, the nature of production and work underwent radical shifts. Example, rise of wage labor. ये एक अपने आप में क्लास डेवलप हो गई, राइज ऑफ वेज लेबर, डिक्लाइन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। फिर रिगलीज एनर्जी ट्रांजिशन थीसिस, while important, understates the social disruptions caused by industrialization. That example, child labor and urban squalor, understates the social disruptions caused by industrialization. तो एक चीज़ और रिगली ने मिस कर दिया, चाइल्ड लेबर, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया बट अपने साथ चाइल्ड लेबर भी लेके आया और अर्बन स्कॉलर लेके आया, मेरे ख्याल से sort of poor standard of living in the urban areas, in the shadows of our industrialized hubs, or regional hotspots and rapid change. Gradualists treat Britain as a homogeneous unit, but Berg and Hudson highlight explosive growth in key regions like Lancashire textiles, West Midlands metalworking. Some areas saw sudden industrialization, contradicting the gradualist narrative of slow diffusion. So, proto-industrialization was not just a precursor but a dynamic phase of capitalist development itself. The role of institutions and capitalism. The Industrial Revolution was not just about technology or coal, but new economic institutions, capitalist entrepreneurship, example factory owners, merchant worker networks, financial innovations like banking and credit facilities, state policies like patents and infrastructure. ये सब इन सब का भी काफ़ी रोल है, rather than just talking about the energy transition thesis or the slow development of industrial revolution. Wrigley's focus on coal ignores how social relations, example enclosure acts, proletarianization enabled industrialization. Enclosure acts वही land reforms है, consolidation of smaller farms to make big patches of land to boost agricultural productivity, that is called as enclosure. So Wrigley ने ये भी overlook कर दिया कि किस तरह से ये enclosures वगैरह आए, फिर छोटे फार्म ओनर्स कैसे शहरों की तरफ चले गए, तो माइग्रेशन हुआ, ठीक है, सोशल चेंजेस हुए, डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, तो a revolution in living standards. Gradualists like Crafts and Wrigley argue that living standards improve only slowly, but Berg and Hudson stress rising inequality, some groups gained while others suffered, exploitation भी हुआ था फैक्ट्रीज़ में, और cultural shifts, example time discipline, loss of artisan autonomy. तो एक आर्टिसन कल्चर था वो डिक्लाइन हो गया और टाइम को लेके एक डिसिप्लिन पैदा हुआ. Even if GDP per capita grew modestly, the experience of work and life changed dramatically. अब conclusion में यह है कि Berg and Hudson's alternative view, while Crafts and Wrigley emphasize slow macroeconomic growth and energy transitions, Berg and Hudson argue that the Industrial Revolution was revolutionary in its social and regional impacts. They see it as a discontinuous break in labor relations and production systems, a capitalist transformation, not just a technological or energy shift, a process with sharp regional variations where some areas industrialized rapidly while others lagged. Their work pushes back against the gradualist consensus, insisting that the speed of change varied by sector and region, and that qualitative social changes were just as important as quantitative growth measures. ठीक है, तो ये बर्ग और हडसन का रिबटल भी हमने देख लिया. कुल मिला के कंसोलिडेशन, इसके बाद 1840 के बाद क्या हुआ, रेलवे आ गया, उसमें 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया 1848 तक, और स्टील में 2 इनोवेशंस और हुए, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था, क्या देखा था ऊपर, कोक स्मेल्टिंग और पडलिंग प्रोसेस, और डेवलपमेंट्स इन आयरन इंडस्ट्री, वेयर एज वाटर फ्रेम, फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी वर इन्वेंशंस एंड इनोवेशन इन टेक्सटाइल सेक्टर. न्यू कॉमन इंजन एंड वाट्स इम्प्रूवमेंट्स ये तो स्टार्टिंग में हुआ था, बट स्टील में क्या हुआ, बेसमर प्रोसेस, ओपन हार्थ मेथड, ये सब भी आ गया बाद में, और कैपिटल एक्सपोर्ट भी होने लगा. 700 मिलियन पाउंड्स वर इन्वेस्टेड अब्रॉड बाई 1870. ठीक है, ये भी एक अच्छा हुआ पॉइंट. colonial markets, decline in Europe, cotton exports to Europe fell from 60% to 7.1% in 1900. India, Argentina absorbed 86% of exports by 1900. तो जो मार्केट था, फॉर इंस्टेंस कॉटन, अब कितना ही प्रोड्यूस करोगे, ओवर प्रोड्यूस कर दोगे क्या अपना, छोटा सा ब्रिटेन है,
तो जो एक्स्ट्रा वगैरह था वो सब मार्केट बाहर शिफ्ट हो गई, मतलब इंडिया एंड अर्जेंटीना एब्जॉर्ब्ड 86% ऑफ द कॉटन एक्सपोर्ट्स बाय 1900। और यूरोपीय अन्य देशों में जो कॉटन एक्सपोर्ट होता था वो तो काफ़ी घट गया, मतलब 1820 में 60% था और 1900 में केवल 7% था, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी फ्लडेड विद कॉटन एक्सपोर्ट्स। तो फिर इंडिया और अर्जेंटीना में ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा कॉलोनीज़ में। बाकी कैपिटल एक्सपोर्ट भी होने लगा, जो पैसा ये लोग कमाए उसको इन्वेस्ट किए यूएस रेलवेज़ में। फिर इनोवेशंस में बेसमर प्रोसेस, ओपन हार्थ मेथड, ये सब भी आया था स्टील इंडस्ट्री में। अब सम अप कर लेते हैं। इंग्लैंड्स इंडस्ट्रियल राइज वाज फ्यूल्ड बाय एग्रीकल्चरल सरप्लस, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इनोवेशन। और डिबेट्स में ग्रेजुअलिस्ट्स वर्सेस प्रोपोनेंट्स ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंज जो हम लोग देखे थे, बर्ग एंड हडसन। पोस्ट 1840 में रेलवेज एंड स्टील सस्टेन्ड ग्रोथ, बट कंपटीशन फ्रॉम जर्मनी एंड यूएस इरोडेड डोमिनेंस, पुशिंग रिलायंस ऑन कॉलोनियल मार्केट्स। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। रेलवेज एंड स्टील सस्टेन्ड ग्रोथ, बट कंपटीशन फ्रॉम जर्मनी यूएस इरोडेड डोमिनेंस, पुशिंग रिलायंस ऑन कॉलोनियल मार्केट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यूनिट 10 देखेंगे, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इन फ्रांस एंड जर्मनी, या इसका लेक्चर ही देख लेंगे, देखते हैं। तो ये जो 10th यूनिट है ना, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी, ये हम देख लेते हैं, सीधे ChatGPT से देख लिया है। तो देखो 18th and 19th सेंचुरीज़ में दोनों ही फ्रांस एंड जर्मनी एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बट देयर पाथ्स वर डिफरेंट ड्यू टू देयर सोशल स्ट्रक्चर्स, रिसोर्स अवेलेबिलिटीज़ एंड रोल ऑफ द स्टेट। फ्रांस का अगर देखें तो स्टार्टिंग में फ्रांस का ग्रोथ बहुत स्लो था, लेकिन 18th सेंचुरी में मच ऑफ द लैंड वाज फाउंड बाय द peasants who had strong rights to their land. This meant there wasn't a large number of people moving to cities to work in factories. उनका allegiance towards land 18th century में farmers का बहुत ज़्यादा था फ्रांस में. They didn't want to go to the cities to work in factories, unlike in England. Also, France lacked key resources like coal and iron in large quantities, which slowed the growth of industries like iron and steel, जो कि बहुत ज़रूरी होता है capital goods बनाने के लिए. Even so, France had areas with successful industries. कहीं कहीं जैसे textile production was active in places like Lyon and Lille. There was also strong trade through ports like Bordeaux and Marseille. Bordeaux and Marseille ports से अच्छा ट्रेड हो जाता था, और लियोन एंड लिले में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी थ्राइव कर रही थी. However, the country's markets were not unified. Taxes and laws differed from region to region. ये एक प्रॉब्लम थी फ्रांस में. ट्रेड ग्रुप्स या ट्रेड यूनियंस या गिल्ड्स रिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन एंड मेड इनोवेशन डिफ़िकल्ट. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तो नेपोलियन रूल काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस ले आया था. privileges of the nobility were removed, peasants gained more control of the land, and guilds were abolished. Trade unions basically were abolished. Napoleon also expanded France's territory, helping French goods find more markets, but wars and inflation created other challenges, including shortages of labor and money. After 1815, France protected its industry by imposing high taxes on foreign goods. This helped local industry but also made French goods more expensive within. Industrial growth picked up in the 1830s and 40s, especially in coal, iron and textiles. With the building of railways, the need for steel increased. Banking reforms also helped raise capital for the factories. 1848 से 70 तक France moved from using water power to steam power. Alsace या Alsace became a leader in cotton manufacturing. ये जगह का नाम है फ्रांस में. Became a leader in cotton manufacturing, rivaling when even England. The state helped finance industries, and banks like Credit Mobilier played a major role. After 1871, France lost Alsace and Lorraine to Germany, but industrial growth continued. Now this is a place where iron काफ़ी ज़्यादा है फ्रांस में, even in Normandy, ठीक है. But industrial growth continued, especially in chemicals, electricity and automobiles. तो ये 1870 तक हमने देख लिया. अब जर्मनी की बात करें तो before 1871 Germany was not one country but many small states. This made trade difficult due to various tolls and rules. Serfdom in eastern Germany limited worker movement. However, things began to change in the early 1800s. Zollverein क्या था? एक कस्टम्स यूनियन था. जैसे ट्रेड यूनियन होता वैसे कस्टम्स यूनियन. ज़ोल्वरीन
formed in 1834, removed internal trade barriers. Railways built rapidly, connecting towns and boosting coal and iron industries. The abolition of serfdom also allowed more workers to move to cities. Uh, in the mid 1800s, Germany saw fast growth in mining, textiles, and metal production. After unification in 1871, Germany became an industrial powerhouse. It had rich coal and iron resources, especially in the Ruhr Valley. German banks helped fund big industries, and companies formed cartels to control prices and reduce competition. By 1914, Germany had become one of the world's leading industrial nations, known for chemicals, steel, and machinery, also automobiles. In summary, France industrialized slowly with strong state support and protectionist policies, while Germany experienced a late but rapid industrial boom after unification. Both countries relied on agriculture for a long time, but over time they became major industrial powers in Europe. ठीक है.